हेलो एवरीवन, वेलकम टू करंट अफेयर्स फंडा। माय नेम इज़ विकास। आज हम बात करेंगे 5 मई तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। ये जो सेशन है वो काफ़ी डीप में है और जो भी बैंकिंग, एसएससी, रेलवे, उनसे रिलेटेड जो भी करंट अफेयर्स के एग्जाम आपके पूछे जाते हैं, करंट अफेयर्स से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन, तो वो सभी हम यहाँ पर कवर करने वाले हैं। क्वेश्चंस काफ़ी डीप में स्टैटिक जीके प्लस डेप्थ एनालिसिस के साथ हम यहाँ पर कवर करेंगे। और आपको बता दूँ, जो पीडीएफ है वो आपको करंट अफेयर्स फंडा के एप्लीकेशन में मिल जाएगी। डेली, वीकली, मंथली और पिछले 1 साल तक का अगर आपको करंट अफेयर चाहिए वो भी आपको इस 2026-27 का जो हमारा पीडीएफ पैकेज है, एप्लीकेशन है, वहाँ पर आपको मिल जाएगा। 1 साल की वैलिडिटी मिलती है और साल में जितने भी एग्जाम्स होते हैं सभी यहाँ पर कवर आपके हो जाते हैं। सबसे पहले क्वेश्चंस की शुरुआत यहाँ पर करते हैं। हु हैज़ एज्यूम्ड चार्ज एज अ 22nd चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL। अभी क्या हुआ रिसेंट में, जो HAL है तो उसके 22वें जो अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक, जिसको बोलते हैं CMD, तो इसमें अभी किसने कार्यभार संभाला है? तो इनका नाम है रवि के। आपको थोड़ा सा और डीप में ले चलते हैं और इस न्यूज़ में क्या क्या और चीज़ें हैं उनको भी हम यहाँ पर समझते हैं। बेसिकली HAL है क्या, तो आप ऐसे जानें कि जो इंडिया की सबसे इम्पॉर्टेंट जो डिफेंस एरोस्पेस कंपनी है वो ये है और ये एयरक्राफ्ट, हेलीकॉप्टर्स और इंजन जो है इसको बनाती है। तो अभी जो रवि के हैं इनको अपॉइंट किया गया, ये 22nd चेयरमैन और MD होंगे HAL के, और इन्होंने सक्सीड किया है डॉक्टर DK सुनील को। तो ये भी कई बार पूछा जाता है कि किसको रिप्लेस किया है, ठीक है। अब नंबर पूछा है तो ये 22nd चेयरमैन होंगे, ये चीज़ है, ठीक है। अब ये जो कंसेप्ट ऑफ महारत्न, क्योंकि ये जो HAL है ये एक महारत्न कंपनी है और महारत्न जो है वो सेंट्रल पब्लिक एंटरप्राइजेज जो CPSE होता है उसका स्टेटस को मिला हुआ है। और इसमें जो है ऐसी कंपनियां जिनका नेट प्रॉफिट 5000 करोड़ का होता है लगातार 3 सालों में, तो उनको ग्लोबल प्रेजेंस को ध्यान में रखते हुए स्टेटस जो है बेसिकली उनको दिया जाता है। तो ये चीज़ यहाँ पर इंपॉर्टेंट रहेगी। दूसरी चीज़ क्या है कि ये जो अपॉइंटमेंट हुआ है ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। प्लस इनकी अगर प्रोफाइल की बात करें तो इनके पास 30 साल का एक्सपीरियंस है और डॉक्टर DK सुनील जो है इनको इन्होंने अभी रिप्लेस किया है, ठीक है। अब अगर हम और चीज़ों की बात करें तो ये जो HAL है तो इसके की कॉन्ट्रैक्ट हैंडल की अगर आप बात करेंगे तो सप्लाई ऑफ 180 LCA जो तेजस हैं वो भी IF को दिए गए और 156 LCH प्रचंड टू द इंडियन आर्मी एंड IF। तो लगातार जो है ये अपना परचम कंपनी काफ़ी टाइम से कर रही है और जो तेजस फाइटर जेट और जो प्रचंड हेलीकॉप्टर्स हैं उनको बनाने का कारनामा जो है वो यहाँ पर हुआ है। अब कंपनी का CMD काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, तो ये आपके एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछा सकता है क्योंकि जो हेड प्लस जो डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी होती है वो यहाँ पर रहती है और गवर्नमेंट PSUs में ये पोजीशन जो है बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रहती है। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि आप देखें इनके पास एक्सपीरियंस भी बहुत ज़्यादा है और पहले जो है ये डायरेक्टर थे ऑपरेशंस में और HAL को जो महारत्न स्टेटस जो है वो भी दिलाने में इनका बहुत बड़ा रोल था। तो ये सब चीज़ें आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पर रहेंगी और गवर्नमेंट जो है वो लार्ज PSUs को बहुत बड़े बेनिफिट्स देता है क्योंकि 5000 करोड़ तक का इन्वेस्टमेंट बिना गवर्नमेंट अप्रूवल जो है ये चीज़ें भी यहाँ पर रहती हैं। तो इस वजह से भी ये न्यूज़ जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पर रहेगी, ठीक है। अगर हम HAL की बात करें तो जो इसका हेडक्वार्टर आपसे पूछा जा सकता है तो बेंगलुरु कर्नाटका में है और 1964 में इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था और मिनिस्ट्री ऑफ द डिफेंस के अंतर्गत जो है ये आता है और इसके पास महारत्न का भी स्टेटस भी है, ओके। नेक्स्ट यहाँ पर जो तेजस है वो भारत का फर्स्ट इंडिजिनस 4.5 जनरेशन का लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है और जो ये प्रचंड हेलीकॉप्टर हैं, द ओनली अटैक हेलीकॉप्टर इन द वर्ल्ड दैट कैन लैंड एंड टेक ऑफ एट एन एल्टीट्यूड ऑफ द 5000 मीटर, मतलब कि इतने कम एल्टीट्यूड पर जो है ये टेक ऑफ कर सकता है, लैंड कर सकता है। तो ये जो है एक अपने आप में एक बहुत यूनिक स्पेसिफिकेशन इसके पास में है। और इस टेबल में हमने कंपेरिजन कर रखा है कि जो आउटगोइंग वर्सेस इनकमिंग CMDs हैं इनके बारे में। अगर हम बात करें जो ये रवि के, ये अब आने वाले 1 मई को इन्होंने अपना कार्यभार ले लिया और डॉक्टर DK सुनील जो है ये पहले थे, ठीक है। पहले इनके पास में डायरेक्टर का रोल था इंजीनियरिंग एंड R&D में और ये डायरेक्टर हैं ऑपरेशंस के, ये रोल इनके पास में था। मेजर कंट्रीब्यूशन की बात करें तो मिशन कंप्यूटर एंड रडार सिस्टम्स इनके द्वारा आए थे और महारत्न का स्टेटस और जो एक तरीके से बिग टिकट कॉन्ट्रैक्ट्स हैं उसमें इनका रोल यहाँ पर माना जाता है। देखो
आपके एग्जामिनेशंस में जो क्वेश्चन है वो काफ़ी डीप में और भी पूछे जा सकते हैं। आप अगर स्टेट लेवल में देखेंगे तो वहाँ पर मल्टीपल ऑप्शंस बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। एक्चुअली हुआ है क्या, रिसेंट में भी जो प्रसून जोशी हैं इनको जो है प्रसार भारती का जो चेयरमैन है वो जो है नियुक्त किया गया है, तो उसके बारे में काफ़ी इनसे क्वेश्चंस यहाँ से आपसे बन सकते हैं। अब ये तो आपको पता है कि प्रसार भारती के नवनियुक्त जो चेयरमैन है वो है प्रसून जोशी, तो 2-3 स्टेटमेंट यहाँ पर इनके बारे में हैं। तो बेसिकली अगर हम इनकी बात करें तो ये जो CBFC है जिसको हम लोग बोलते हैं सेंट्रल बोर्ड ऑफ द फिल्म सर्टिफिकेशन, तो उसके अध्यक्ष के रूप में भी ये काम कर चुके हैं, बिल्कुल बात सही है। और 2015 में इनको पद्मश्री भी दिया गया था। ये दोनों फैक्ट इनके बारे में ठीक है, तो यहाँ से राइट आंसर हमारा हो जाएगा 1 और 2 ओनली। ठीक है, अब इनके बारे में थोड़ा सा डिटेल समझ लेते हैं। अभी जो रिनोड लिरिस्ट एंड द कम्युनिकेशन वेटरन प्रसून जोशी, इनको अपॉइंट किया गया चेयरमैन ऑफ द प्रसार भारती। ठीक है, अब जो प्रसार भारती है ये भारत की एक स्टैट्यूटरी ऑटोनमस पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टर बॉडी है, और इनका जो अपॉइंटमेंट है ये चर्चा में इसलिए है। और अ सेलिब्रेटेड क्रिएटिव माइंड सिग्निफाइज द गवर्नमेंट्स इंटेंट टू मॉडर्नाइज एंड क्रिएटिवली री एनर्जाइज द नेशनल ब्रॉडकास्टर दूरदर्शन DD एंड ऑल इंडिया रेडियो NR। तो इसमें इनकी बड़ी भूमिका यहाँ पर रहेगी भी, और एक जाने माने वैसे भी इनका काफ़ी नाम है फिल्म इंडस्ट्री में, अगर हम बात किया जाए तो ये एक बड़े लेवल पर भी जाने जाते हैं। और जो अपॉइंटीज़ हैं ये आपसे पूछ जा सकते हैं किसके द्वारा इनका अपॉइंटमेंट हुआ है, तो जो अथॉरिटी है वो करती है मिनिस्ट्री ऑफ द इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग अथॉरिटी। ठीक है, और नवनीत कुमार सहगल वो इनसे पहले थे जिन्होंने मिड टर्म से पहले रिज़ाइन दे दिया, तो इसलिए इनको रिप्लेस करके अब ये प्रसून जोशी यहाँ पर आए हुए हैं। ठीक है, और डुअल एक्सपीरियंस की हम इसलिए बात करें क्योंकि इनके पास में ऑलरेडी CBFC का जो लाइसेंस है, जो काम करने का एक तरीके से एक्सपीरियंस है, वो इनके पास में यहाँ पर था। और यूनियन मिनिस्टर जो अश्विनी वैष्णव हैं उन्होंने काफ़ी एम्फेसाइज़ किया कि इनकी जो लीडरशिप है वो बहुत अच्छी है, इसलिए इनको फ्रेश क्रिएटिव वॉइस एंड जो रिनोड एनर्जी है उसके तौर पर इनकी लीडरशिप को यहाँ पर आगे लेकर आए हुए हैं यहाँ पर। और आपसे ये पूछा सकता है कि जो प्रसार भारती है ये है क्या, तो ये एक स्टैट्यूटरी ऑटोनोमस बॉडी है, और इसको जो बनाया गया था वो 1990 एक्ट, जो प्रसार भारती एक्ट है उसके अंतर्गत बनाया गया था, लेकिन ये सितंबर 1997 में ये आई थी। ठीक है, पूरी तरीके से हेडक्वार्टर जो है वो न्यू दिल्ली में है। और प्रसून जोशी को काफ़ी अवार्ड्स मिले हुए हैं। अगर हम पद्मश्री देखें तो 2015 में दिया गया था। नेशनल फिल्म अवार्ड्स इनको 2 बार मिले हैं, तारे ज़मीं पर 2007 और जो इनकी चिट्टागोंग 2013 इसके लिए है। तो ये क्वेश्चंस आपसे एग्जामिनेशन में पूछे जा सकते हैं। और अगर आपसे पूछा कि पहला जो चेयरमैन है प्रसार भारती का, तो उनका नाम होगा निखिल चक्रवर्ती। ठीक है, तो इस टेबल में पूरा कंपैरिजन मैंने कर रखा है कि पहले कौन थे अब कौन है। ठीक है, तो ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो अभी राइट नाउ जो स्टेटस है, जैसे कि चेयरमैन तो प्रसून जोशी हैं और CEO हैं ये गौरव द्विवेदी, और मिनिस्ट्री ऑफ द जो इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग इसके हैं अश्विनी वैष्णव। ठीक है, ये कैबिनेट मिनिस्टर हैं। तो ये पोर्टफोलियो जो लोग रन कर रहे हैं उनके बारे में आपसे चीज़ें पूछी जा सकती हैं। और अगर कार्यकाल की बात की जाए इनका, तो 3 साल का एक्चुअल टाइम पीरियड है वो यहाँ पर रहता है। ठीक है, और भारत का जो पब्लिक ब्रॉडकास्ट है वो पता है दूरदर्शन और ऑल इंडिया रेडियो है, तो इसमें प्रसार भारती जो है ये एक बड़ी भूमिका अपनी रखेगा। और गवर्नमेंट अब क्रिएटिव पर्सन जो है वो ज़्यादा ला रही, तो उनका मानना है कि ज़्यादा क्रिएटिव लोग आएंगे तो ये चीज़ें जो है ज़्यादा अच्छे से आगे काम करेंगी। तो चेयरमैन का अगर कार्यकाल पूछा है तो 3 साल जो है आपको वहाँ पर मार्क करके आना है। ठीक है, इसमें कहा गया है कि जन विश्वास प्रावधानों का संशोधन विधेयक 2026 के संदर्भ में ड्राइविंग लाइसेंस की समाप्ति के बाद कितने दिनों की छूट जो है वो आपको यहाँ पर मिलेगी। तो जो ड्राइविंग लाइसेंस अगर एक्सपायर हो गया है तो जो ग्रेस पीरियड है वो 30 दिन का रहता है, 30 डेज़ का जो ग्रेस पीरियड है वो यहाँ पर है। और आपसे अगर पूछा है कि जो जन विश्वास एक्ट ये है क्या, तो ये लॉस को जो लेस स्ट्रिक्ट डीक्रिमिनलाइज करना, इस वजह से इसको लाया गया। पहले प्रॉब्लम ये थी कि अगर छोटी सी मिस्टेक थी तो उसमें जेल था, लेकिन अब नई जो अप्रोच है उसमें पनिशमेंट को पेनल्टी में इन्होंने कन्वर्ट यहाँ पर कर दिया है। तो एक्सपायरी के बाद में 30 दिन तक जो है तो भी इसको वैलिड यहाँ पर माना जाएगा, और फाइन जो है वो कोर्ट के द्वारा होगा, और जो पेनल्टी है वो यहाँ पर जो ऑफिसर होंगे वो इसको करेंगे। ठीक है, तो जो एक्ट शिफ्ट हुआ है यहाँ पर प्यूनिटिव गवर्नेंस से जो है ट्रस्ट बेस्ड गवर्नेंस पर। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ पर इम्पॉर्टेंट है। तो जो भी एडजुकेटिंग जो ऑफिसर होंगे वो यहाँ पर पेनल्टी को जो है एडमिनिस्ट्रेट यहाँ पर करेंगे। और इस एक्ट में अभी अमेंडमेंट हुआ है, तो
The reform initially targeted 42 central acts across the 19 ministries, now expanding to 79 act under the 2026 bill। तो इस बिल में काफ़ी कुछ बड़े प्रावधान यहाँ पर ऐड किए गए हैं। और अगर आपसे एग्जामिनेशन में पूछा है तो सबसे बड़ा क्या है कि 30 डेज़ का ये जो मोटर व्हीकल्स में इन्होंने 30 डेज़ का ग्रेस पीरियड जो है ये यहाँ पर जो है अमेंड किया हुआ है, ठीक है। बाकी अगर हम जन विश्वास एक्ट की बात करें तो 2023 में जो है इसका अमेंडमेंट एक्ट जो है ये बेसिकली आया था। और नोडल मिनिस्ट्री जो मिनिस्ट्री ऑफ द कॉमर्स एंड इंडस्ट्री है वो इसकी जो है एक कस्टोडियन है, डिपार्टमेंट ऑफ द प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड। तो ऑब्जेक्टिव ये है कि टू प्रमोट द ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बाय रिड्यूसिंग द कंप्लायंस द बर्डन्स और जुडिशरी और बाकी चीज़ों के साथ में इसको इनकॉर्पोरेट करना है यहाँ पर। तो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है, तो जन विश्वास एक्ट को आप एक बार समझ लीजिएगा। और DPIIT ये क्या है, ये 1995 में इसको बनाया गया था। और ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस की अगर हम बात करें तो जो वर्ल्ड बैंक है उन्होंने डिसकॉन्टिन्यूट किया था इट्स ग्लोबल डूइंग बिजनेस रिपोर्ट को। तो आपको ऐसे समझना चाहिए कि एक तरीके से बिज़नेस को काफ़ी जो है आसान बनाना, ठीक है। तो ये चीज़ें यहाँ पर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती भी हैं। तो इंडिया कंटिन्यूस एज इट्स डोमेस्टिक रैंकिंग्स ऑफ द स्टेट्स बाय द बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान। तो भारत में जो है ये चलता काफ़ी टाइम से आ रहा है। और जन विश्वास एक्ट 2023 की अगर हम बात करें तो सेंट्रल में जो अमेंडमेंट है वो 42 हुए हैं और जन विश्वास बिल में 79 जो 2026 में ये अमेंडमेंट है। अलग अलग मिनिस्ट्रीज़ यहाँ पर इन्वॉल्व थी, तो इसको और बेहतर बनाने का प्लान जो है वो यहाँ पर रहा है। आपसे यहाँ पर कहा गया है कि बुलेट ट्रेन जो विनिर्माण सुविधा है आदित्य के बारे में निम्नलिखित कथनों पर आपको बताना है। तो रिसेंटली क्या हुआ है कि जो बुलेट ट्रेन फैक्ट्री है आदित्य, इसके बारे में अलग अलग स्टेटमेंट्स हैं। तो यहाँ पर ये तीनों ही स्टेटमेंट सही हैं क्योंकि ये बेंगलुरु में लोकेटेड है। और अगर हम बात करें तो इसकी जो कैपेसिटी है एनुअल कैपेसिटी वो 100 कोच बनाने की है। और यहाँ पर रोबोटिक लेजर जो वेल्डिंग तकनीकी है उसका इस्तेमाल भी यहाँ पर किया जा रहा है। तो ये तीनों चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट है जो ये आदित्य के बारे में, ठीक है। क्योंकि आपसे पूछा जा सकता है कि बुलेट ट्रेन की जो फैक्ट्री आदित्य है इसके बारे में कौन कौन सा स्टेटमेंट है। तो एक तो ये बेंगलुरु में है और दूसरी इसकी कैपेसिटी है वो 100 कोचेस की है। और यहाँ पर रोबोटिक लेज़र वेल्डिंग टेक्नोलॉजी जो है इसका उपयोग भी किया जा रहा है। थोड़ा सा और डिटेल में यहाँ पर जान लेते हैं कि इसकी जो लोकेशन है वो है BEML प्लांट जिसको मिलेंगे बेंगलुरु, ठीक है। तो ये जो आदित्य है बुलेट ट्रेन फैक्ट्री ये बेंगलुरु में है। अश्विनी वैष्णव इन्होंने यहाँ पर इसको इनोग्रेट किया। और ये इंडिजिनस प्रोटोटाइप B28 2027 रोल आउट मॉडल बेस्ड है। और अभी आपको पता है कि भारत की जो पहली जो बुलेट ट्रेन है वो मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल इस कॉरिडोर का अभी जस्ट निर्माण चल भी रहा है और आई थिंक ये बहुत जल्द आपको देखने को मिलेगा भी। और इसको जो बनाने का पूरा जिम्मा है वो जापानीज़ जो सिंक कैंसेन E5 टेक्नोलॉजी उसके बिहाफ पर जो है वो किया जा रहा है, ठीक है। और इंडिया इज़ नाउ डेवलपिंग इट्स ऑन स्वदेशी बुलेट ट्रेन। तो भारत भी अपनी स्वदेशी बुलेट ट्रेन जो है इस पर भी काम लगातार कर रही है। अब ये जो आदित्य कॉम्प्लेक्स है ये न्यूज़ में क्यों आया, क्योंकि जो BML बेंगलुरु प्लांट है तो यहाँ पर इज़ द इंजन रूम फॉर द प्रोजेक्ट, तो यही मेन यहाँ पर है। और अगर हम बाकी बातें की बात करें तो इसकी स्पीड 250 to 280 किलोमीटर पर आवर, ये एक एरोडायनामिक इंटीग्रिटी के साथ में इसकी स्पीड को इतना सस्टेन किया जाएगा, ठीक है। और इनोग्रेशन इंपॉर्टेंट था कि इनोग्रेशन किसने किया है, तो ये रेलवे मिनिस्टर जो अश्विनी वैष्णव है इन्होंने किया है। और जो आदित्य हाई स्पीड रेल मैन्युफैक्चरिंग कॉम्प्लेक्स जो 25 अप्रैल को ये बेसिकली हुआ था और अभी ये काफ़ी ज़्यादा चर्चा में है। तो जो टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस में इसको डिज़ाइन इस तरीके से किया जा रहा है कि 280 किलोमीटर पर आवर की जो स्पीड है वो भी यहाँ पर मेंटेन हो पाए, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पर इंपॉर्टेंट रहेगी। BEML की बात करेंगे तो ये मई 1964 में इस्टेब्लिश हुआ था और एक मिनीरत्न कंपनी है पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग की और मिनिस्ट्री ऑफ द डिफेंस के अंतर्गत में ये बेसिकली आती है। बेंगलुरु कर्नाटका में इसका हेडक्वार्टर है। यहाँ पर कहा गया है कि इंडियाज लार्जेस्ट नेशनल फ्लैग अनफर्ल्ड अंडर वाटर इन द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड
टू रिलेटेड टू विच गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड। तो आपसे यहाँ पर क्वेश्चन काफ़ी ट्रिकी पूछा गया है कि जो अंडर वाटर अनफोल्ड जो लार्जेस्ट फ्लैग है वो किस रिकॉर्ड से यहाँ पर रिलेटेड है। ठीक है, तो ये पानी के अंदर फहराया गया सबसे बड़ा राष्ट्रीय ध्वज, लार्जेस्ट नेशनल फ्लैग अनफोल्ड दी वाटर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन में काफ़ी जो है ये पूछा जा सकता है, डीप में क्वेश्चन है। ओके, तो अगर हम इसके कंसेप्ट की बात करें तो जो हैवलॉक आइलैंड है स्वराज द्वीप, ठीक है, तो ये उससे ये रिलेटेड है और भारत ने अभी गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में एक रिकॉर्ड दर्ज किया है लार्जेस्ट नेशनल फ्लैग को, जो कि पानी के अंदर फहराया गया अंडमान निकोबार। अगर आपसे पूछा कि कौन सा आइलैंड है तो ये हैवलॉक आइलैंड है, तो इसलिए इसकी लोकेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और डिफ़िकल्टीज़ क्या क्या हैं, क्योंकि पानी में अगर जब कभी भी फ्लैग को फहराया जाएगा तो वहाँ पर मेन डिफ़िकल्टी क्या आती है, एक तो वोयेंसी, ठीक है, क्योंकि ऊपर लगातार प्रेशर से चीज़ ऊपर जाती है। ठीक है, और वहाँ पर जो करंट फ्लो है, तो 2-3 बड़े चैलेंजेस जो हैं वो यहाँ पर हमें देखने को मिले, बट इन सबको ओवरकम किया गया और पर्पज़ यही था कि जो टूरिज़्म और नेशनल प्राइड है इन सब चीज़ों को एक साथ यहाँ पर दिखाना। तो आपसे आइलैंड का नाम पूछा जा सकता है, ये कहाँ पर हुआ है, और जो स्वराज एंड शहीद द्वीप है, अगर हम इसकी बात करें तो इन 2018 हैवलॉक आइलैंड वाज रीनेम्ड एज अ स्वराज द्वीप एंड नील आइलैंड वाज रीनेम्ड टू शहीद द्वीप। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस इनको ट्रिब्यूट करते हुए चीज़ें हुई हैं। अगर हम बात करें राधानगर बीच की, तो ये लोकेटेड एट हैवलॉक पर है और इट इज़ ऑफन रैंक्ड एज वन ऑफ द बेस्ट बीचेस इन द एशिया, तो ये भी काफ़ी ज़्यादा चर्चा में रहता है। ठीक है, What is the theme for the International Day of the Midwife for the year 2026? तो यहाँ पर आपसे कहा गया है कि जो इंटरनेशनल डे ऑफ द मिडवाइफ 2026 है, इसकी थीम क्या है, तो ये है 1 मिलियन मोर मिडवाइफ्स। ठीक है, तो आपसे इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, क्योंकि जो 10 लाख और जो दाइयाँ हैं, यही थीम यहाँ पर इंटरनेशनल डे ऑफ द मिडवाइफ फॉर द ईयर 2026 यहाँ पर रखे गए। अब देखो ये मिडवाइफ हैं क्या, आपने देखा होगा कि जो प्रेगनेंसी प्लस डिलीवरी सपोर्ट करने के दौरान जो ट्रेंड पर्सन्स होते हैं इनको दाई कहा जाता था। आज से काफ़ी समय पहले जो लोगों की डिलीवरीज, महिलाओं की जो डिलीवरी होती थी वो इन दाइयों के द्वारा ही ग्रामीण जगह पर अवेलेबल कराई जाती थी और उनका बड़ा एक यहाँ पर रोल रहता था। तो ये एक इंटरनेशनल डे है, तो बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पर आपके लिए रहेगा। और 2026 की जो थीम है वो है 1 मिलियन मोर मिडवाइफ्स। ठीक है, तो ये आपसे यहाँ पर पूछा जा सकता है। और अगर हम इसके फर्दर जो सिग्निफिकेंस है इसकी हम यहाँ पर बात करें तो वर्ल्ड हैंड हाइजीन डे, ये भी आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो ये दोनों जो हैं आपके काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल जो है ये प्ले करेंगे। ठीक है, फोकस पूछा है कि इंकरेजिंग द हेल्थ केयर वर्कर्स एंड फैसिलिटीज टू रिफ्रेश देयर इन्फेक्शन प्रिवेंशन एंड कंट्रोल IPC प्रोटोकॉल, तो इसके लिए करना है। और इसकी थीम अगर पूछ लिया है कि जो वर्ल्ड हैंड हाइजीन डे, इसकी थीम क्या है, सेव लाइफ्स क्लीन योर हैंड्स, तो ये दोनों काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पर रहेंगे। तो ये 5 मई को ये दिवस जो है सेलिब्रेट यहाँ पर किए जाते हैं। वर्ल्ड अस्थमा डे, ये भी आपसे पूछा जा सकता है, इसका सिग्निफिकेंस क्या है कि जो ग्लोबल इनिशिएटिव है अस्थमा के लिए, ताकि अवेयरनेस को आगे बढ़ाया जा सके और इस तरीके के केसेस को क्योर किया जा सके। और फर्स्ट ट्यूसडे ऑफ द मई जो है उसको ये सेलिब्रेट बेसिकली किया जाता है, जो इस बार 5 मई को पड़ा है। ठीक है, 2026 की जो थीम है एक्सेस टू एंटी इन्फ्लामेटरी इनहेलर्स फॉर एवरीवन विद द अस्थमा, क्योंकि अस्थमा में जो इनहेलर्स है उसका बहुत बड़ा यूज़ होता है, क्योंकि लोगों की जो है सांस उखड़ने लगती है, जैसे ही वो इनहेलर लेते हैं ना तो उससे उनको काफ़ी तेज़ रिलीफ मिलता है। और वर्ल्ड पोर्टुगीज जो है लैंग्वेज डे, ये भी आपका सेलिब्रेट किया जाता है। ये यूनेस्को के द्वारा जो है एक मार्क्ड डे है, क्योंकि वन ऑफ द मोस्ट स्पोकन लैंग्वेज इन द वर्ल्ड, ओवर 260 मिलियन स्पीकर्स जो हैं जो पोर्टुगीज यहाँ पर बोलते हैं, और इस वजह से इसका यहाँ पर इम्पोर्टेंट रोल रहेगा। ठीक है, भारतीय रिजर्व बैंक RBI के द्वारा हाल ही में जारी किए गए विवेकपूर्ण मानदंडों के अनुसार जो रिटेल लोन्स हैं इसके लिए जो रेगुलेटरी रिटेल लिमिट है वो 7.5 करोड़ से बढ़ाकर यहाँ पर कितनी कर दी गई है। तो ये 7.5 करोड़ जो था पहले उससे बढ़ाकर अब ये 10 करोड़ कर दी गई है। तो इसमें क्या है, रिटेल लोन्स क्या होते हैं, जो इंडिविजुअल्स को गया हुआ लोन होता है उसकी बात हम यहाँ पर कर रहे हैं। तो RBI ने फाइनलाइज कर दिया रिवाइज कैपिटल एडिक्वेसी फ्रेमवर्क, जिसमें इन्होंने रिटेल एक्सपोजर लिमिट को 10 करोड़ तक कर दिया है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट रोल यहाँ पर रहेगा। एंड रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने फाइनलाइज किया है, क्योंकि जो रिस्क असेसमेंट ये बार बार करते हैं उसके बिहाफ पर भी ये चीज़ें हुई हैं। ओके,
ये जो शिफ्ट हुआ है वो आपसे पूछा सकता है कि कितना हुआ है, मतलब ये 10 करोड़ तक का, अब ये रेजिंग 8 to 10 करोड़ कर दिया गया। आरबीआई ने अलाउ कर दिया बैंक को कि वो कैटेगराइज कर सके ज़्यादा से ज़्यादा लोन को अंडर 75% रिस्क वेट कैटेगरी में, इफेक्टिवली फ्रीलिंग अप कैपिटल फॉर द फर्दर लैंडिंग। ठीक है, इसका जो इम्प्लीमेंटेशन है वो इफेक्टिव हो जाएगा 1 अप्रैल 2027 से, और रिटेल लिमिट जो है वो 7.5 करोड़ से 10 करोड़ जो है वो यहाँ पर कर दी गई है। ओके, बेसल 3 नॉर्म्स कई बार पूछे जाते हैं। ओरिजिनली ये डेवलप्ड हुए थे बेसल कमेटी जो थी बैंकिंग के ऊपर, उसके बाद, और यहाँ पर जो ऑर्गेनाइजेशन है हॉस्टेड बाय द बैंक फॉर द इंटरनेशनल सेटलमेंट BIS इन द बेसल स्विट्जरलैंड। ठीक है, तो इसके द्वारा ये हॉस्टेड होते हैं, और ऑब्जेक्टिव इनका ये है कि टू इम्प्रूव द बैंकिंग सेक्टर्स एबिलिटी टू एब्जॉर्ब द शॉक्स, इम्प्रूव रिस्क मैनेजमेंट एंड स्ट्रेंथन द बैंक ट्रांसपेरेंसी। मतलब बैंकों को किसी भी झटके से उबारना और पहले ही एहसास कराना, और पूरा जो ट्रांसपेरेंसी है उन सब चीज़ों के लिए जो बेसल है वो यहाँ पर काम अपना करता है। ठीक है, और फोकस किसके ऊपर होता है, जो इनका कैपिटल एडिकेसी रेशियो है था CR, इसके ऊपर ये फोकस्ड रहता है। Under the recently signed once in a generation free trade agreement FTA between India and New Zealand, New Zealand has committed to eliminating duties on what % of the इंडियन एक्सपोर्ट्स। तो आपसे पूछा गया कि इंडिया और जो न्यूजीलैंड है, तो FTA में न्यूजीलैंड ने कितने % एक्सपोर्ट्स पर जो ड्यूटी है वो यहाँ पर ख़त्म की है, तो 100%। ठीक है, अभी एक बड़ा ट्रेडमेंट हुआ है। FTA क्या होता है, बेसिकली 2 कंट्रीज़ के बीच में ट्रेड एग्रीमेंट। तो जो इसकी पूरे इस सेशन की जो बिग हाईलाइट है वो ये है कि न्यूजीलैंड ने 100% ड्यूटी जो है वो यहाँ पर ख़त्म कर दी है। तो ये है कि ज़ीरो ड्यूटी। ठीक है, ये आप मान सकते हैं 100% इंडियन एक्सपोर्ट्स, एंड $20 बिलियन का इन्वेस्टमेंट जो है ये भी यहाँ पर कमिटेड हुआ है। ठीक है, डेयरी सेक्टर ये काफ़ी ज़्यादा जो है हाईलाइटेड यहाँ पर आया, डेयरी सेक्टर। और अगर हम आगे फर्दर इसमें 1-2 चीज़ों की और बात करें, तो ये भारत जो है, भारत ने क्या किया है, इन्होंने भी जो डेयरी सेक्टर जो हमारा प्रोजेक्ट हुआ है, तो इसमें एक्स्ट्रा बेनिफिट के तौर पर जो है इन्वेस्टमेंट हमें ज़्यादा मिल रहा है $20 बिलियन का, और स्टूडेंट वीज़ा बेनिफिट है ये भी यहाँ पर काफ़ी हाईलाइटेड इन्होंने रखा है। ठीक है, तो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से तो आपसे यही पूछा जाएगा। और बाकी साइनिंग डेट में जो डेटा है वो आप एक बार नोट कर लेना कहाँ पर हुआ है ये। तो ये 27 अप्रैल को न्यू दिल्ली भारत मंडपम में हुआ, और पीयूष गोयल इन्होंने इसको साइन किया। ठीक है, एंड टॉड मैकले ये न्यूजीलैंड के थे। तो दोनों जो डिग्निटरीज़ हैं ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जो डेलीगेशन है न्यूजीलैंड का है वो है टॉड मैकले, और भारत के पीयूष गोयल हैं। ठीक है, और यहाँ पर जो बिडिंग वाइंडिंग कमिटमेंट है $20 बिलियन का 15 सालों में अगले, तो ये जो ट्रेड टारगेट है वो है लगभग $5 बिलियन का 5 सालों तक। ठीक है, तो ये है यहाँ पर बायलैटरल ट्रेड जो ये है। और आप देखेंगे कि जो सर्विसेज हैं उसमें 5000 स्किल्ड प्रोफेशनल्स और 1000 जो वर्किंग हॉलिडे वीज़ाज है एनुअली यूथ के लिए, उसके कोटे की यहाँ पर बात कही गई है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, इस टेबल में मैंने काफ़ी कुछ आपके लिए कर दिया है कि इन्वेस्टमेंट कैसे हो रहा है, ड्यूटी फ्री एक्सेस और डेली प्रोटेक्शन एंड स्टेटस। ठीक है, तो ये आप नोट कर लेना, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस आपके एग्जामिनेशंस में बनते हैं। PDF में आपको ये सारा डेटा वैसे मिल जाएगा। ऑन विच हाईवे हैज़ द नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया NHAI लॉन्च इंडियाज़ फर्स्ट स्टॉप फ्री बैरियर्स लेस टोल सिस्टम। ठीक है, तो ये कहाँ पर किया है, तो इंडिया का पहला स्टॉप फ्री जो टोल सिस्टम है वो कहाँ पर शुरू हुआ है, तो ये NH48 सूरत जो भरूच है ना, वहाँ पर ये बेसिकली हुआ है। ठीक है, तो ये चीज़ आपसे पूछी जा सकती है। थोड़ा सा और डिटेल में जानते हैं। जो MLFF टोल सिस्टम है वो एक तरीके से बैरियर लेस टोल है। ठीक है, कैसे काम करता है, यहाँ पर कैमरा और फास्टैग है, तो इसकी मदद से जो है ये चीज़ें यहाँ पर रहेंगी। तो आपसे पूछा जा सकता है कि ये कहाँ पर हुआ है, तो ये गुजरात में। ठीक है, और NH48 पर जो है इसको मल्टी लेन फ्री फ्लो टोल सिस्टम इसको लॉन्च यहाँ पर किया गया है। ठीक है, तो ये पूछा जा सकता है। अच्छा, एक क्वेश्चन मैं आपसे और यहाँ पर डिस्कस करूँगा कि कई बार आपसे ये पूछा यहाँ पर जाता है कि जो पेनल्टी नॉर्म्स हैं उसमें क्या चेंजेस हुए हैं। ठीक है, बेनिफिट्स क्या हैं यहाँ पर, और इम्प्लीमेंटेशन एजेंसी कौन सी है। तो जो हाईवेज टोल अगर हम इनकी बात करें तो NHAI यहाँ पर रिस्पॉन्सिबल रहता है, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ठीक है, जो नितिन गडकरी जी है ना वो इस मिनिस्ट्रीज़ को हैंडल जो है करते हैं। और लोकेशन है इसकी चौरसिया टोल प्लाजा सूरत भरूच सेक्शन NH48 गुजरात में, ये यहाँ से पूछा जाएगा। ठीक है, बाकी और भी मैंने पॉइंट्स यहाँ पर ऐड कर रखे हैं कि जो पेनल्टी नॉर्म्स क्या है, नॉन पेमेंट विद इन 72 आवर्स ऑफ द ई नोटिस इन ट्वाइस ऑफ द टोल चार्जेस, डबल लगेंगे टोल चार्जेस। ठीक है, यहाँ पर ये जो है पेनल्टी नॉर्म्स में यहाँ पर इन्होंने ऐड कर रखा है। NHAI एक ऐसा मंत्रालय जो रोड एंड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज इस सबको मैनेज यहाँ पर करता है।
और इसके जो चेयरमैन NHAI के, इनका नाम है संतोष कुमार यादव। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। अच्छा, जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, इन्होंने सार्क मुद्रा विनिमय ढांचा जो है 2024 से 2027 के तहत मालदीव के लिए कितनी राशि की पहली निकासी की जो मंजूरी है वो यहाँ पर दी है। तो मालदीव्स के लिए जो करेंसी स्वैप है वो अभी कितना हुआ है, ये है $30 बिलियन का, ठीक है। अब हम जानते हैं थोड़ा सा करेंसी स्वैप होता क्या है। देखो, कंट्रीज जो होते हैं ना वो करेंसी एक्सचेंज करते हैं, इसी को हम लोग आम भाषा में कहते हैं करेंसी स्वैप, ठीक है। तो जो इंडिया बोल्स्टर्स मालदीव जो इकोनॉमी के लिए, अगर आप ऐसा समझें कि $30 बिलियन का अप्रूव है, फर्स्ट ये जो ड्रॉ डाउन है ये सार्क करेंसी स्वैप फ्रेमवर्क के तहत ये किया गया है। इसका पर्पज़ यही है कि जो फॉरेक्स क्राइसिस है इसको हैंडल करना, और जो शॉर्ट टर्म सपोर्ट एक तरीके से हम इसको मान सकते हैं। जो INR इंटरनेशनलाइजेशन है उस कंसेप्ट के अंतर्गत यह है, और ये पॉलिसी जो है एक तरीके से नेबरहुड फर्स्ट को प्रमोट यहाँ पर कर रही है, ओके। तो ये चीज़ यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। जो INR विंडो शिफ्ट है तो उसमें जो नेबरहुड फ्रेमवर्क है तो इसको यहाँ पर नेबरहुड फर्स्ट को प्रायोरिटी देते हुए ये पॉलिसी जो है वहाँ पर काम कर रही है, ओके। अमाउंट इंपॉर्टेंट आपके लिए रहेगा, कितना है, $30 बिलियन का, ठीक है। किस कंटेक्स्ट में हुआ है ये सार्क करेंसी स्वैप फ्रेमवर्क के लिए, ठीक है। और बायलैटरल जो ट्रेड है वो साइन हुआ था अक्टूबर 2024 से, ड्यूरिंग द प्रेसिडेंट मोहम्मद मोजी, जब इनकी विजिट यहाँ पर हुई थी तब, ठीक है। अच्छा, सार्क करेंसी स्वैप फ्रेमवर्क की तो ये 2012 में इसकी शुरुआत हुई थी, और जो इसकी मैनेजिंग बॉडी है वो RBI है यहाँ पर, ओके। तो ये फैक्ट जो है इनको भी नोट कर लीजिएगा। PDF में पूरा A to Z आपको डेटा मिल जाएगा, ठीक है। तो 2024 से 27 में ये जो टोटल USD कॉर्पस है वो 2 बिलियन का है, और INR विंडो जो है वो 250 जो बिलियन रुपीज़ की है इसकी यहाँ पर है, ओके। ये एक सेपरेट विंडो है बेसिकली। और अगर हम कंसेशंस की बात करें तो ये एक इंसेंटिव यूजिंग द INR है। तो ये चीज़ें थी, काफ़ी डीप में क्वेश्चंस आपको PDF जो हमारी है उसको आप देख पाएंगे वहाँ पर, और बाकी करंट अफेयर्स फंडा की जो PDF है वो आपको हमारे एप्लीकेशन में मिल जाएगी। थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड डे टू ऑल ऑफ यू वंस अगेन गाइस, वी विल मीट वेरी सून, थैंक यू वेरी मच।